ऑल क्रेडिट्स गोज टू ब्रेन स्टॉर्म यूपीएससी। उन्हीं का पीडीएफ है, उन्हीं के पीडीएफ से मैं पढ़ाने वाला हूँ। देखो, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यूपीएससी के लिए। कई बार हम पेपर कभी कभी छूट जाते हैं, तो जो द हिंदू होते हैं या इंडियन एक्सप्रेस होते हैं, तो द हिंदू के जितने भी आर्टिकल्स में आएंगे, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो या मेंस के लिए हो, मैं अपना इस चैनल में कवर करने वाला हूँ। तो आप बस वीडियो देखो। अगर आप किसी दिन ना भी पढ़ पाओ न्यूज़पेपर, तो उसको आप छोड़ सकते हो, बट छोड़ना नहीं है। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एज माई पर्सनल ओपिनियन। तो जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आप चाहे खाते समय या कहीं जाते समय या लाइब्रेरी में ये सुनो बस। और चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं उसे हाईलाइट करूँगा। या तो मैं इस तरह करूँगा तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, और मेंस के लिए मैं एम लिखूँगा, प्रीलिम्स के लिए मैं पी लिखूँगा। तो आप देख लेना कि फोकस के साथ कि कौन सा चीज़ें हैं। मेंस के लिए चीज़ें पॉइंट डायमेंशन याद रखने की ज़रूरत होते हैं, और प्रीलिम्स के लिए फैक्ट। तो हम इन चीज़ों पर ध्यान देंगे और आगे आने वाले सभी दिनों के लिए तैयार करेंगे। जितने भी न्यूज़ इसमें कवर होंगे सारे कवर होंगे, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जितने भी रिलेवेंट होंगे यूपीएससी के लिए आपको यहाँ पे सारे कराए जाएंगे। ओके, तो आज का फर्स्ट आर्टिकल है ज्ञान भारती मिशन। तो ज्ञान भारती मिशन क्या है? तभी रिसेंटली किससे कौन मिनिस्ट्री है? देखो, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूपीएससी मिनिस्ट्री भी पूछता है। तो भारतम मिशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है। और ये जो है यहाँ पे किस लिए है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये जो है प्रिजर्वेशन और डिजिटाइजेशन एंड प्रमोशन ऑफ इंडियाज मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज। जो ये तो इम्पोर्टेंट है। ज्ञान वापी मिशन मैन्यूस्क्रिप्ट को चाहे वो प्रिजर्व करे, डिजिटाइज करे या प्रमोशन करे, तो इससे रिलेटेड है। हो गया। आप देखो कि इस मिशन के अबाउट बारे में जानते हैं और डिटेल्स में। तो ये मेंस के लिए, बट ये जो अभी मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और ये किस लिए ऑब्जेक्टिव इसमें प्रीलिम्स के लिए पूछ सकते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखना। ये देखो, ये कब लॉन्च हुआ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। ये बजट इतना मैं बात करा गया था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेंस के लिए, बट हाँ ठीक है। ऑब्जेक्टिव टू कंजर्व द डिजिटाइज इंडिया वास्ट मैन्यूस्क्रिप्ट कलेक्शन ऑफ द वर्ल्ड। ये स्किप करो, ये सब जरूरत नहीं है। ए मेजर आउटकम ऑफ द मिशन विल बी क्रिएशन ऑफ नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी। ये देखना कि ये मिशन के अंतर्गत ये जो है NDR, नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी, इसको बनाएगा। और ये क्या है? यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म शोकेसिंग इंडियाज मैन्यूस्क्रिप्ट वेल्थ एंड टू द वर्ल्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, ये देखना। की फीचर की इस मिशन के लिए क्या है? द मिशन फंक्शंस थ्रू द ऑपरेशनल मॉड्यूल्स क्लस्टर सेंट्रल मैनेजमेंट ऑन द मैन्यूस्क्रिप्ट सेट टू 20 पार्टनर्स इंस्टीट्यूशनल। सो ये सब छोड़ो, ये सब कोई ज़रूरत नहीं है, स्किप करो, बहुत सारे डाटा है। एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता, द प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व इंक्लूडिंग एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज एंड गवर्नमेंट। चलो ये सब भी इम्पोर्टेंट नहीं है, स्किप करो, ये भी स्किप करो। इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म कैसे इम्प्लीमेंट होगा, ये मेंस के लिए है, लेकिन इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडियाज मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज और एस्टिमेट 5 मिलियन मैन्यूस्क्रिप्ट। 5 मिलियन मैन्यूस्क्रिप्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ द ग्लोरी। ये यूज़ कर सकते हो आप इंट्रोडक्शन के लिए या अपना कंक्लूजन के लिए मेंस में। मेजर रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूड नेशनल मिशन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट इस्टेब्लिश इन 2003 के अनुसार नेशनल मिशन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट इस्टेब्लिश कराया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर याद रखना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है मिनिस्ट्री। हो गया। एस। चलो आप कंक्लूजन में क्या आते हैं, ये देखो कि डिजाइनेशन रिपोर्ट अंडर द मिशंस अलाइन विद द डिजिटल इंडिया मिशंस एंड नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ब्रॉडर एंड नेशनल पुश टुवर्ड्स कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्वेशन ऑफ डिजिटल। चलो ठीक है। अब देखो दूसरा आर्टिकल पे आएंगे। तो राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे, ये
थीम बनते हैं यूपीएससी के लिए। यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछे हैं कि देखो ये एग्जैक्ट डेट पूछ लेते हैं तो याद रखना, प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 31 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको बोला। बहुत सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एग्जैक्टली ये पूछ देते हैं कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाए जाते हैं, और उससे रिलेटेड और भी एक ऑप्शन बना दिए जाते हैं। तो याद रखना 31 अक्टूबर 2025 को। और किसके इसमें बनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस? गुजरात में मनाया गया। गुजरात में वन डे एग्जाम के लिए याद रखना जरूरी है कि राष्ट्रीय एकता दिवस गुजरात मार्किंग ऑन 150वां बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ पटेल। एकता किसने करा था? आप पता होगा कि सरदार वल्लभ भाई ने बहुत सारे एफर्ट लगाए थे हमारे राज्यों को एकजुट करने के लिए, इसलिए उसके 150वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उसके पक्ष में हम लोगों ने राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया है। वो इम्पॉर्टेंट है, बाद में हटा देना है। और ये देखना वन डे एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट ड्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। फर्स्ट ड्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर थे, याद रखना। वन डे एग्जाम के लिए ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बाकी यूपीएससी सब नहीं पूछता। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर याद रखना। इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलिब्रेटिंग पटेल्स रोल यूनिफाइंग 562 प्रिंसली स्टेट इनटू द यूनियन। जो बात कर रहे थे, इसलिए राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया था। उसको एक हम क्या होता ना कि गर्व महसूस करने के लिए, उसको थोड़ा उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने के लिए हम उनके 150वां बर्थडे में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाएं, इतना याद रखना। और फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और ये थे। अब देखो इससे रिलेटेड सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड और कुछ फैक्ट्स देखते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आप सभी जानते हैं, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रिलेटेड से कितने फैक्ट है पहले बताए। ये तो गुजरात में सबको पता है। और ये सरदार सरोवर डैम, पहले कौन सा डैम है? सरदार सरोवर डैम और नर्मदा रिवर, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें। और स्टेट पीसीएस में पूछते भी हैं, यूपीएससी नहीं पूछेंगे ये स्टेट पीसीएस के लिए। सरदार सरोवर डैम और नर्मदा रिवर पर ये कितने फीट हाइट है? 182 मीटर। वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा 182 मीटर। और सरदार सरोवर डैम और नर्मदा रिवर, ये इतना याद रखना वन डे एग्जाम के लिए। यूपीएससी के लिए इतना टेंशन नहीं लेना है, नहीं पूछता है ये सब। इट वॉज इनॉग्रेटेड 31 अक्टूबर 2018 बाय द प्राइम मिनिस्टर, याद रखना। स्टैच्यू सिम्बलाइज पटेल्स विजन यूनिफाइड इंडिया। चलो, सरदार वल्लभ भाई पटेल अर्ली लाइफ हटाओ, नहीं जरूरत है। रोल ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल्स, पटेल ज्वाइन द नेशनल कांग्रेस एंड बिकम द इतना और द हेल्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ही हेल्ड बारदौली सत्याग्रह 1928 में। तो बारदौली सत्याग्रह जो होता है 1928 में, जो फार्मर प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस रिवोक हाइक अर्ली हाइट ऑफ सरदार। लीडर भी उनको कहा था कि बारदौली की जो महिला हैं सरदार को एज ए लीडर दिया जाएगा, इसलिए सरदार बोला गया। सबसे पहले समय सरदार यहाँ ही इसको बोला गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वन डे एग्जाम के लिए यूपीएससी भी पूछ सकते हैं, याद रखना। बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। ही प्लेड एक्टिव रोल इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, प्रेसिडेंट आईएनसी कराची सेशन में 1931 में प्रिसाइड भी किया था। और फंडामेंटल राइट, ये रेजोल्यूशन लाया था फंडामेंटल राइट एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी लेइंग द फाउंडेशन इंडिपेंडेंट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। बस इतना इंपॉर्टेंट है। रोल इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या रोल था? इंडिया फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर थे, पहले कर चुके हैं। सरदार पटेल वाज द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, ये तो हमें पता है। और यूनिफाइड इतने भी किए, ये भी पता है। और आगे बढ़ते हैं, ये देखो किस रेट इंश्योर द एसेसन ऑफ हैदराबाद, ऑपरेशन पोलो। याद रखना कि हैदराबाद को जो 3 स्टेट थे, जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, इन सभी को लेके यहाँ हैदराबाद में यहाँ तो ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। और जूनागढ़, पटेल वाज आल्सो चैंपियन अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एडवर्टिंग द क्रिएशन ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस एंड आईपीएस। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये इसके लिए भी उसे प्रयास किए थे। ओके, और इसको देखो कि स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, विच इज़ फेमसली टर्म्ड। आईएएस आईपीएस को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया करते हैं। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को चलाने के लिए आईएएस और आईपीएस जो हम बनना चाहते हैं, वो एक स्टील फ्रेम का काम करते हैं और हमारे देश को एक मजबूती देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
एज ए मेंस के लिए स्टील फ्रेम एक ही वर्ड यूज़ हो सकते हैं, बाद में प्रीलिम्स के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं। लेगेसी सरदार वल्लभ भाई का क्या है? आयरन मैन ऑफ इंडिया जानते हैं इसको, वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, बाद में यूपीएससी इससे पूछते नहीं। 15 दिसंबर 1900 मुंबई पोस्टमेस्टली अवार्डेड। देखो पोस्ट भारत रत्न भी दिए गए तो 1991 में। इसको भारत रत्न कब दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई 1991 में। इसको राष्ट्रीय एकता दिवस अभी देखे हम लोग, और ज़्यादा यूनिटी ऑफ स्टेच्यू इंस्टीट्यूट लाइक सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ द ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस राजस्थान, इसको ज़्यादा दें। अब सोयाबीन से रिलेटेड एक न्यूज़ आया है कि मध्य प्रदेश जो है इंडिया से लार्जेस्ट सोयाबीन प्रोड्यूसर हुआ। मध्य प्रदेश जो इंडिया का लार्जेस्ट सोयाबीन प्रोड्यूसर है। 40% नेशनल आउटपुट, देखो 40% ऑफ द नेशनल का फेसिंग एग्रीग्रियन क्राइसिस मार्क्ड बाय द डिक्लाइन यील्ड्स, पोर एमएसपी रिलायंस, competition from the cheaper imports, rising import cost. As a result of farmers gradually shift away from soybean cultivation. अब देखो पहले तो इम्पोर्टेंट है कि मध्य प्रदेश जो है इंडिया का लार्जेस्ट सोयाबीन प्रोड्यूसर है, लेकिन यहाँ इतना इशू होने के कारण जो फार्मर्स है वो सोयाबीन कल्टीवेशन को कम कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। इसमें एमएसपी एक रीज़न है, याद रखना। अबाउट सोयाबीन, ये प्रीलिम्स के लिए यही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, बाद बाकी सबको हटा दो। अबाउट सोयाबीन क्या है? ये खारिफ फसल है, खारिफ ऑयल सीड क्रॉप। याद रखना कि यूपीएससी पूछते भी है कौन सा खारिफ है और कौन सा आर से रबी और कैसे खारिफ। याद रखना रबी क्रॉप जो होता है तो ठंडियों में उगाए जाते हैं, और ये होता है जो गर्मियों में उगाए जाते हैं। तो आर से रजाई से याद रखो कि जो रजाई का भी यूज़ करते हैं जब ठंडी होते हैं। मानता हूँ कि ये ट्रिक बहुत ही घटिया है, बट हाँ याद रखने के लिए कभी कभी हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि कब उगाए जाते हैं। तो ये खरीफ है, इसका मतलब ये गर्मियों में उगाए जाते हैं। ओके, आगे बढ़े। ये फैबेकिया फैमिली लेग्यूम फैमिली नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम इम्पॉर्टेंट है। ये जो फैमिली से आते हैं, माफ़ करना ये प्रोनाउंसिएशन में इशू हो सकता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। मेजर प्रोडक्शन स्टेट्स मध्य प्रदेश सबसे देखे कि ये है महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटका। क्लाइमेट रिक्वायरमेंट क्या है एक बार देख लेते हैं, इतना याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे खारिफ रबी कितना को याद रखोगे, बट हाँ ये न्यूज़ में एज ए ध्यान रखो। टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए, रेनफॉल आपका 60 से 100 सेंटीमीटर चाहिए, और सॉइल जो है वेल ड्रेन ब्लैक कॉटन चाहिए, रेगर जिसको बोलते हैं, ब्लैक कॉटन को रेगर। ये स्टेट पीसीएस में ये ही क्वेश्चन बार बार पूछा है कि ब्लैक कॉटन को रेगर भी कहा जाता है। तो याद रखना का ब्लैक कॉटन, वेल ड्रेन ब्लैक कॉटन और रेगर सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। जहाँ ऑर्गेनिक मैटर है तो वहाँ पे सोयाबीन ज़्यादा उगाए जाते हैं। कितने दिन लगते हैं? 90 से 120 दिन लगते हैं। मतलब सोचो कि 4 या 12 100 मतलब 4 मंथ, याद रखना 3 से 4 मंथ लगते हैं। वाटर रिक्वायरमेंट मॉडरेटली, इतने भी वाटर की जरूरत नहीं है। हाईली सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग, समझ गया। और आगे बढ़ते हैं। कल्टीवेशन जोन प्रीडोमिनेटली रेनफेड रीजन्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, स्पेशली मालवा प्लेट्यू। हम लोग याद रखना कभी कहाँ पर मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, तो मालवा प्लेट वहीं पे है आसपास। इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस क्या है? ऑयल एक्सट्रैक्शन काम करते हैं, प्रोड्यूसर हाई क्वालिटी एडिबल ऑयल। देखो एडिबल ऑयल कंटेनिंग अबाउट 80 to 20% ऑयल, ये इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बाद बाकी याद रखना। मिल्क प्रोडक्शन, सोयाबीन इज 40-45 प्रोटीन कंटेंट करते हैं, 40 to 45 प्रोटीन, याद रखना। और ये जो है इज मेजर इंग्रेडिएंट पोल्ट्री, केटल और एक्वेटिक फीड। बाय प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल यूज के लिए होते हैं, हटाओ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के लिए है। डेवलपमेंट इन ग्रेट निकोबार, अभी बहुत ही विवाद चल रहा था कि ग्रेट निकोबार के डेवलपमेंट के बारे में, तो आगे पढ़ते हैं क्या इशू है। द प्रपोज ऑफ मल्टीपर्पज मेगा पोर्ट ऑफ गैलाथिया बे या गैलाथिया नेशनल पार्क भी याद रखना, अंडमान एंड निकोबार में। ग्रेट निकोबार आइसलैंड, गैलाथिया बे ग्रेट निकोबार आइसलैंड इज प्रोजेक्टेड एज इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक एसेट, हाउएवर इट फेस क्रिटिसिज्म for its economic, practically ecological risk and social impact. Rising questions about the larger model of port lead to developmental fragile regions.
अब इकोनॉमिक रैशनल देख सकते हैं, क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। मैंने देखा कि क्या इश्यूज आ रहे हैं। देखो ये क्रिटिसिज्म हो रहे हैं, इकोलॉजिकल रिस्क हो सकते हैं, सोशल इम्पैक्ट हो सकते हैं, राइजिंग क्वेश्चंस अबाउट द लार्जर मॉडल ऑफ पोर्ट, लेट डेवलपमेंट फ्रैजिल रीजन्स। बहुत सारे वहाँ बहुत सारे टर्टल्स भी होते हैं और बहुत सारे मैरिन स्पेसीज भी होते हैं, उनको इशू हो सकते हैं। तो ये एक क्रिटिसिज्म बन गई हैं कि उसका डेवलपमेंट करेंगे तो इस इन सब चीज़ों को हानि होगा। एज अ ओवरव्यू दे रहे हैं, ये सब बस सुनो और याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। याद वही चीज़ लिखो जो इम्पोर्टेंट है, जो फैक्ट है, जो डायमेंशंस है, बाद में तुम लिख लोगे। जैसे हेडिंग होता है, तुम अगर मुझे कोई पॉइंट डायमेंशन याद है तो उसका और एलाबोरेट तुम कर सकते हो, तो बस वो सब ध्यान रखना। इकोनॉमिक रैशनल ये द प्रोजेक्ट क्लान रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन ट्रांसपेरेंट हब्स लाइक कोलंबो सिंगापुर। इसको कर सकते हैं, अगर हम लोग डेवलप करेंगे तो ये फ़ायदा होगा मेंस के लिए। However, infrastructure alone cannot attract shipping traffic without the carrier networks and industrial hinterlands. Balar Padam port experience shows that the modern facilities do not guarantee validity. Balathia Bay lacks industrial hinterland, logistic supports, and the proximity of the and the kilometer mainland. चलो इस हटाओ, स्ट्रैटेजिक जस्टिफिकेशन क्या है। अब जस्टिफिकेशन दे रहे कि भाई क्यों इंपॉर्टेंट है ये पोर्ट। द पोर्ट पर स्ट्रैटेजिक मैरीटाइम आउटपोस्ट स्टैंडिंग इंडियाज प्रेजेंस इन द एक्सटर्नल इंडियन ओशियंस। इसके देखो INS बाज एंड कंपबेल बे ऑलरेडी प्रोवाइड सफिशिएंट मैरीटाइम सर्वेलेंस। ये सब है स्ट्रैटेजिक मॉनिटरिंग, ये है। चलो ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है इतना फिल्म्स के लिए। लॉजिस्टिक एंड मार्केट कंस्ट्रेंट, ग्लोबल रिस्क, global carrier like MSC and Masker prefer established hubs, the Colombo Bay, Singapore, due to their integrated network and lower cost. Environment, अब देख रहे हैं कि ये देखो कि फेलियर ऑफ कृष्णापट्टम्स कंटेंट एग्जिस्ट। ये जो पोर्ट है इंपॉर्टेंट है। और इधर देखो कि इधर लिखा हुआ है स्ट्रक्चर एंड वीकनेस इंडिया ट्रांसशिपमेंट इकोसिस्टम्स, एनवायरमेंटल एंड सोशल कॉस्ट। ग्रेट निकोबार लाइज विद इन यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व। याद रखना कि ये जो ग्रेट निकोबार है यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आता है। एंड इकोलॉजिकल रिस्क इंक्लूडिंग डिफॉरेस्टेशन होगा, कितना होगा 130 स्क्वायर किलोमीटर। कोरल है यहाँ पर, मैग्रोव लॉस होगा, थ्रेट ऑफ इंडेमिक स्पीसीज हो गए, जो यहाँ की इंडेमिक स्पीसीज है उसको इशू हो सकते हैं। ये देखो कि इंटरनेशनल एक या EAI क्लियरेंस, इसको क्लियरेंस में क्रिटिसिज्म हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट रिस्क हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकता है, वॉलेटिंग सस्टेनेबिलिटी हो सकता है, ट्राइबल प्रोटेक्शन प्रिंसिपल्स, ये सब। लिमिट्स ऑफ पोर्ट लेड ग्रोथ, द सागरमाला मॉड्यूल्स मस्ट अलाइन इकोनॉमिक फिजिबिलिटी विद इकोलॉजिकल प्रूडेंस। पोर्ट अलोन कैन नॉट जनरेट ट्रेड विदाउट ए स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन एंड इंडस्ट्रियल बेस। ये है निकोबार आइसोलेशन। चलो इंपॉर्टेंट वे फॉरवर्ड देख लेते क्या क्या फटाफट पूरे थोड़ा डिटेल कॉस्ट बेनिफिट एनवायरमेंटल रिलेवेटिव व्यूज। स्ट्रेंथनिंग एग्जिस्टिंग हब लाइक बिजहंगम एंड बाधवन पोर्ट, promote regional corporations with Colombo, Chittagong and the Singapore instead of zero-sum competitions, ensure ecological protections and tribal rights under the FRA 2006 and EPF 1986 and related environmental laws। ये वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं, कंक्लूजन में भी लिख सकते हो। वे फॉरवर्ड तभी लिखा जा सकता है जब आप क्रिटिसिज्म करो, जब क्रिटिसिज्म करोगे तो उसके लिए वे फॉरवर्ड देना होगा। बाद में ऐसे जनरली हम कंक्लूजन लिखते हैं। ओके, अब respect the health right of India's children। चलो रुको एक सेकंड। हाँ, तो रिस्पेक्ट द हेल्थ राइट ऑफ इंडियाज चिल्ड्रंस। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि द डेथ ऑफ 25 चिल्ड्रन इन मध्य प्रदेश ड्यू टू द कंटामिनेटेड कफ सिरप्स। या देखो 25 बच्चों की मृत्यु हो गई बिकॉज ये कफ सिरप्स। हम लोग
हमेशा इसके लिए चर्चा में रहते हैं, क्योंकि इंडिया का मेडिसिन जो है विदेशों में भी बहुत सारी चीज़ें इशूज़ हुए हैं। देखो यहाँ भी 25 बच्चे मर गए हैं मध्य प्रदेश में हमने सोयाबीन से रिलेटेड देखा, और यहाँ भी और एक इशू देखो, कफ सिरप। रिसेंट यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री बैन एंड डीप फॉलोज द इंडियाज ड्रग्स रेगुलेशंस। ये चलो कॉन्टेक्स्ट याद रखना क्यों इंपॉर्टेंट है कि ये, अब बात से आगे चलते हैं। रेगुलेटरी फेलियर क्या है, ये देखो कि स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट ड्रग controllers have allowed contaminated epileptic drug to reach children. The fragmented justifications, weak accountability and delays in inquiry, ये सब तो जनरल पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट, नेगलेक्ट ऑफ चाइल्ड सेफ्टी वायलेट्स आर्टिकल 39F। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट, DPSP, ये चिल्ड्रन का जो सेफ्टी वायलेट कर रहा है उससे रिलेटेड है, आर्टिकल 39F। अपना क्वेश्चन में आप ये ऐड कर सकते हो। हेल्थी डेवलपमेंट चिल्ड्रंस एंड आर्टिकल 29 राइट टू लाइफ। इट आल्सो ब्रीच इंडियाज ऑब्लिगेशन अंडर यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड 1819। तो 3 चीज़ें हैं, एक आर्टिकल 39F, आर्टिकल 21 एंड ये यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ चाइल्ड 1989। इन तीनों चीज़ को वॉयलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट। या अपना आंसर में ये ऐड कर सकते हो, और ये याद रखना फिल्म्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चिल्ड्रन एज थेरापेटिक ऑर्फन्स, द एब्सेंस ऑफ एज अप्रोप्रिएट क्लिनिक, ये मेंस के लिए है, पढ़ लेना इसकी थोड़ा पॉज करके। द इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, अब ये इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल द USA बेस्ट फार्मास्यूटिकल्स फॉर चिल्ड्रंस एक्ट, BPCA। याद रखना कि ये इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हम लोग कई बार अपना आंसरों में ऐड करते हैं। तो USA का ये है BPCA एंड यूरोपियन नेशन जो है प्रोडक्टिव यूज मार्केटिंग ऑथराइजेशंस, पुमा जिसको बोलते हैं, PUMA, प्रमोट चाइल्ड स्पेसिफिक ड्रग टेस्टिंग्स एंड द इंसेंटिव्स। इंडिया लेक्स कंपेरेबल लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क। याद रखना हम 2 चीज़ें देखें, एक BPCA और पुमा। ये है USA का, ये जो है EU का। ये एसेंशियल मेडिसिन कॉन्सेप्ट, द WHO एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट फॉर चिल्ड्रन इंश्योर सेफ इफेक्टिव एंड अफोर्डेबल ड्रग्स, लिस्ट आउटडेटेड अंडरमाइन ड्रग। ये देखो WHO का एक ये बात भी करता है। OTC मेडिसिन मिसयूज, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लैक ऑफ इंडिया स्पेसिफिक डाटा। याद रखना ये मेंस के लिए। बे फॉरवर्ड क्या लिखोगे, इस्टेब्लिश एक नेशनल पेडियाट्रिक फार्माको विजिलेंस अथॉरिटी विद डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। एक्ट ड्रग, ये जो है करो, अपने मन से लिख दो यार, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, आ भी नहीं सकता, आ सकता है, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट हाँ ये इन्फोर्स जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर स्टैंडर्ड्स काउंटरफिट ड्रग्स, प्रमोट प्रेडिक्टिव क्लाइंट रिसर्च थ्रू द इंसेंटिव्स ऑफ फंडिंग्स, एडुकेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड पब्लिक। ये तो जनरल कंक्लूजन। अब साइक्लोन मोन्था क्या है और कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। एबल मार्क्ड प्रेशर एरिया ओवर द बे ऑफ बंगाल। ये देखो कि इधर बे ऑफ बंगाल है, अगर ऐसे सॉरी ये बे ऑफ बंगाल, ये अरेबियन सी, तो इधर आया है। बे में एक्सपेक्टेड इंटेंसिफाई द साइक्लोन स्टॉर्म्स ड्यू टू द हैवीली एंड वेरी हैवीली रेनफॉल अक्रॉस नॉर्थ तमिलनाडु एंड इंक्लूडिंग चेन्नई, तिरुवल्लुर, रानीपेट। इफ फॉर्म्ड साइक्लोन यहाँ पे, मतलब अगर हम इंडिया बनाते हैं यहाँ, तो ये बे ऑफ बंगाल में इस रीजन में तमिलनाडु के आसपास, चेन्नई इधर साइक्लोन आने वाला। अब साइक्लोन मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं कि नेमिंग साइक्लोन हम लोग जानते हैं कि कैसे नेम देता है, अलग अलग 30 मेंबर कंट्रीज़, अलग कोई भी कंट्री मिलके 13 दे के नाम देता है, और वो नेम किसने दिया है ये देख सकते। दिस आर यूज सिक्वेंसली। दिस नेम मोनाथा हैज़ बिन प्रपोज बाय थाईलैंड। मोनाथा जो है थाईलैंड ने दिया है, इतना याद रखो और आगे बढ़ो।
कंडीशन फॉर साइक्लोन, हाँ ये मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या क्या कंडीशन है? सी सरफेस टेम्परेचर 26.5 डिग्री सेल्सियस चाहिए। एंड एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी ड्यू टू द हीटिंग ऑफ द ओशन सरफेस, ह्यूमिडिटी इन द लोअर एंड द मिडिल ट्रोपोस्फियर, ह्यूमिडिटी चाहिए कहाँ? लोअर एंड मिडिल ट्रोपोस्फियर में। और क्या है? प्रेजेंस ऑफ क्लोरिस फोर्स चाहिए, नेसेसरी इनिशिएटिव साइक्लोन रोटेशंस, कोरियोलिस फोर्स, इतना टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, और एब्सेंट नियर इक्वेटरल, जो है कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर में नहीं पाया जाता, याद रखना। लो वर्टिकल विंड शीर चाहिए, अलाउइंग द स्टॉर्म्स टू रिमेन इका। तो हमने देखा कि टेम्परेचर इतना चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी, लोअर एंड इतना इसमें चाहिए, कोरियोलिस फोर्स चाहिए, और फिर लो वर्टिकल विंड शीर चाहिए। तो एक ये, दो ये, और इधर प्रेजेंस कोरियोलिस फोर्स, तीन ये, और चार पॉइंट याद रखना कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, कोरियोलिस फोर्स या लो विंड शीर्स। आगे बढ़ जाना है इसके बाद। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी लिख दोगे अगर इतना पॉइंट, 4 पॉइंट पता हो तो। IMD क्लासिफिकेशन कैसे करता है इन चीज़ों को? तो लो प्रेशर, इसका होता है डिप्रेशन, होता है डीप डिप्रेशन, होता है साइक्लोन स्टॉर्म, होता है सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म, होता है वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म, होता है एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म, होता है सुपर साइक्लोन होता है। ये देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो। विंड स्पीड एंड प्रेशर ग्रेडियंट इंक्रीज द monitoring and coordinations. The Indian Meteorological Department surveys the regional specified meteorological centers of the North Indian Oceans. It is responsible to including monitoring cycling formations. ये करता है। अब देखो ये सीवियट कॉफ़ी क्या है? ए स्टडी ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, द सीवियट प्रोसेस रोबस्टा कॉफ़ी। बहुत प्रकार होते हैं कॉफ़ी के, उसमें से रोबस्टा एक प्रकार है। is prepared due to the enzymatic fermentations inside the civet digest tract and pouring flow of nutrition की फाइंडिंग हायर, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चलो तो इम्पोर्टेंट नहीं है। आसियन पाम सिवेट प्रोटेक्शन अंडर द शेड्यूल 2 बने होता। कॉफ़ी इंडिया, ये इंपॉर्टेंट देख लो, कॉफ़ी बोर्ड पूछा था इंडिया EPSC ने। तो अराबिका रोबस्टा होता है। अराबिका मिल्ड एरोमेटिक ग्रोथ एंड हायर एलिवेशंस, स्ट्रॉन्ग मोर कैफीन होता है। रोबस्टा में मोर कैफीन होता है, लोअर एलिमेंट। मेजर स्टेट जो होता है हमारे, ये इंपॉर्टेंट है प्लेन्स के लिए, मेंस के लिए भी याद रख सकते हो। कर्नाटका है, केरला होगा, तमिलनाडु है। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया स्टेटरी बॉडी है, याद रखना। टी बोर्ड स्टेटरी पूछ दिया था। कॉफ़ी बोर्ड है स्टेटरी बॉडी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, याद रखना। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कॉफ़ी बोर्ड पहले तो कहाँ पे है? कर्नाटका में, और ये स्टेटरी बॉडी है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर का आता है। तो आज के लिए इतना ही। आज जितने भी टॉपिक्स द हिंदू में कवर हुए थे हमने सारे डिस्कस किए एज पर्सपेक्टिव ऑफ मेंस एंड प्रीलिम्स। सो मैंने जितने भी पढ़ा है और जितने भी बताएं आपको याद रखिए जो इम्पोर्टेंट है। एक बार देख सकते हो फिर से वीडियो, नहीं तो कोई नहीं, ये रिपीट भी होते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो मिलते हैं। ऑल द पावर। जय हिंद।